Dear students, myself Raghuvansar presented the clear picture of the two different ethnic compositions of Belgium and Sri Lanka in the previous two parts of this chapter. जैसा कि मैंने इस अध्याय के पिछले दो भागों में बेल्जियम और श्रीलंका की भिन्न भिन्न जातीय संरचनाओं या एथनिक कंपोजिशन ऑफ द पीपल का चित्रण किया था। अब आइए इस भाग में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जिस देश की आबादी जाति, धर्म, भाषा एवं संख्या के आधार पर असमान रूप से बटी हुई हो, वहां निश्चित तौर पर कई समस्याएं होंगी तथा उनका समाधान करने में लोगों के बीच अक्सर तनाव, विवाद और संघर्ष होते होंगे। तो चलिए फिर एक बार एनसीईआरटी की किताब खोलते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German-speaking population. This would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now, let's look at what happened in both these countries. इसका मतलब कि बेल्जियम में डच बोलने वाले लोगों की जनसंख्या बड़ी थी और इसी बड़ी संख्या का वे फायदा उठा सकते थे तथा फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोगों पर अपनी इच्छा भी लाद सकते थे। नतीजा यह होता कि उनके बीच संघर्ष बढ़ जाता। ऐसे में हो सकता था कि देश बढ़ जाता या ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपना अपना दावा ठोकते। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में सिंहली समुदाय के लोग बहुमत में थे और वे लोग पूरे देश में अपनी मनमानी कर सकते थे। आइए अब हम अगले सब टॉपिक में यह देखेंगे कि वास्तव में उन देशों में क्या हुआ। अगला सब टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, अर्थात श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बड़ी संख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यकवाद के तहत कई कदम उठाए। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करने के लिए एक कानून पास किया गया और
तमिल भाषा को अनदेखी कर दी गई। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई। नए संविधान ने यह गारंटी दिया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। All these government measures, coming one after the other, gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sihla leaders were sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time. ये सारे सरकारी उपाय या फैसले जो एक एक करके किए गए, श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाववाद की भावना भर दी। अर्थात श्रीलंकाई तमिल अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहली नेताओं की कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर संवेदनशील नहीं थी। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दी, नौकरियों व अन्य अवसरों को प्राप्त करने में उनके साथ भेदभाव किया तथा उनके हितों की अनदेखी की। इसका परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ भली भांति समझ गए होंगे कि श्रीलंका की इन दोनों समुदायों के बीच तनाव के क्या कारण थे। I mean, what were the causes of leading tension between Tamils and Sinhalas? यहाँ इसका आंसर होगा the causes of leading tension between Tamils and Sinhalas were: number 1, dominance of the leaders of the Sinhala community over the government on the basis of majority. Number 2, to recognize Sinhala as the only official language. Number 3, to follow preferential policies favoring Sinhala applicants for university positions and government jobs. Number 4, to protect and nourish only Buddhism. अब आइए सिंहलियों और तमिलों के बीच जो तनाव बढ़े उसका परिणाम क्या हुआ, इसे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड struggles for the recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. But their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam or a state in northern and eastern parts of Sri Lanka. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. दो समुदायों अर्थात सिंहली और तमिलों के बीच बढ़ते तनावों का ही परिणाम था कि श्रीलंकाई तमिलों ने भी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और
तमिल को भी राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त करने या अपना क्षेत्रीय सरकार बनाने और शिक्षा और नौकरियों में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले राज्यों की और अधिक स्वायत्तता की उनकी मांगों को कई बार सरकार द्वारा इनकार कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार की मांग को लेकर कई राजनीतिक संगठन बनाए गए। अब क्या था? देखते ही देखते दोनों समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ते चले गए और उनके बीच संघर्ष और काफी बढ़ गए और ये संघर्ष अंततः गृह युद्ध में बदल गया। परिणाम स्वरूप दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए, कई परिवारों को देश छोड़ने के लिए बाध्य किया गया जो शरणार्थी के रूप में जीने के लिए मजबूर हो गए और इससे भी ज्यादा लोगों की रोजी रोटी समाप्त हो गई। इस प्रकार यह गृह युद्ध लगभग 25 वर्षों तक चला था। अंततः तमिलों को भी सरकार में पावर शेयरिंग करने का मौका मिला। स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको एक और सवाल का जवाब मिल गया और वह सवाल है, व्हाट हैपेंड आफ्टर ए लॉन्ग टेंशन बिटवीन सिंहलाज एंड तमिल्स, और what were the results of discriminating Tamil community, or what were the results of ignoring Tamils interests। अर्थात सिंहली और तमिलों के बीच लंबे तनाव के बाद क्या हुआ, अथवा तमिलों के साथ भेदभाव करने का क्या परिणाम हुआ, अथवा तमिलों के हितों की अनदेखी का क्या परिणाम हुआ। तो चलिए इसके आंसर पर भी प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च देयर पॉलिटिकल पार्टीज। नंबर 2, दे स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। नंबर 3, दे स्ट्रगल फॉर रीजनल ऑटोनॉमी and equality of opportunity in securing education and jobs. Number 4, they formed several political organizations demanding an independent Tamil Eelam or a state in northern and eastern parts of Sri Lanka. Number 5, a civil war broke out. And number 6, finally, they shared power in the government much later. Now, students, that's all for today. Do continue watching my next videos. Thanks.